नहीं चल रहा है युद्ध या रूस और यूक्रेन के बीच में 56 जगहों पर ये कॉन्फ्लिक्ट और युद्ध चल रहे हैं और दुनिया में 46 करोड़ बच्चे उन युद्धग्रस्त क्षेत्रों में रहते हैं, डरे हुए, सहमे हुए, बंदूकों से, टैंकों की, ड्रोन की, बमों की आवाज सहते हुए। पता नहीं कि किसके घर पे, किसके स्कूल पे बम गिरेगा, पता नहीं कि किसके माँ बाप बिछुड़ जाएंगे। 40 करोड़ बच्चे, ये दुनिया का एक कितनी बड़ी चुनौती है। मैं उन बच्चों के साथ, उन देशों के साथ, उन नेताओं के साथ काम करता हूं। अभी कल एक नौजवान ने मेरे से पूछा प्रेस क्लब के अंदर, पैलेस्टाइन से संबंधित बात, तो मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊंगा कि पिछले साल अक्टूबर में जब हमास नाम के एक अतिवादी संगठन ने 1000-1500 लोगों को, इजरायलियों को किडनैप कर लिया, अगवा कर लिया और कहीं छुपा दिया। बच्चे थे उसमें, निरपराध औरतें थीं उसमें, नागरिक थे उसमें। ये बहुत बड़ा दुष्कर्म था, हम सब ने, दुनिया भर ने उसकी निंदा की। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को तुरंत ही एक बात का एहसास हुआ। दूसरे ही दिन मैंने इस पर कार्रवाई शुरू की। मुझे लगा कि जो घटना घटी है, इसकी प्रतिक्रिया में, इसके बदले में जो कुछ होने वाला है वो इससे 100 गुना ज्यादा बीभत्स, खतरनाक, हिंसक, विनाशकारी होगा। तो मैंने अपने कुछ नोबेल पुरस्कार मित्रों को फोन उठा के बातचीत किया कि देखो, जो घटना हो गई है, सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगवा किए गए नागरिक, बच्चे, औरतें वापस आएं। लेकिन जिस तरह की भाषा बोलनी शुरू की इजराइल के नेता नेतन्याहू ने और दूसरे देशों ने उनका समर्थन शुरू किया, तब लग गया था कि बहुत बड़ा विनाश होगा। और कौन जानता है कि वो विनाश विश्व युद्ध के दरवाजे खटखटाने लगे। तो मैंने एक बूढ़े आदमी हैं, वो यहूदी हैं, इजराइल के हैं, अमेरिका में रहते हैं और उन्हें विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला। मैंने उनको फोन किया और कहा कि देखिए, आप एक सम्मानित नागरिक हैं अपने समाज के, हम सब उन बच्चों, औरतों के साथ हैं जिन्हें अगवा किया गया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर न जाने कितने बच्चे, औरतें गाजा पट्टी के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर मारे जाएंगे, निरपराध, उन्हें पता भी नहीं है, सोते हुए मारे जाएंगे। तो मेरे से नाराज हो गए। बोले, कैलाश, मैं तो सोचता था कि तुम एक बड़े विवेकवान, बुद्धिमान आदमी हो, तुम उम्र में हमसे छोटे हो, लेकिन हम तुमको अपना एक प्रेरणा पुरुष मानते हैं। तुम ऐसी मूर्खता की बातें कर रहे हो। नाराज हो गए मेरे से कि मैं इसमें नहीं बोलूंगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला तो हफ्ते भर में हो जाएगा, इतिहास में जो गड़बड़ हुई है उस गड़बड़ को हम सुधार लेंगे। तो मैं उनको हंस के बोला कि आप भले ही शांति पुरस्कार विजेता ना हो, लेकिन जो भी नोबेल पुरस्कार विजेता है दुनिया का, वो एक बहुत बड़ी नैतिक हस्ती भी होता है। दुनिया उसे बहुत मानती है। साधारण किसी नेता को शायद ही कोई इतना मानता हो दिल से, जो नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता को लोग मानते हैं। ये बात मैंने उनसे कही। मैंने उनको कहा कि तुम्हारे नेतन्याहू कल को प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। दुनिया में जितने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हुए, वो एक ना एक दिन रिटायर हो जाएंगे, एक ना एक दिन हार जाएंगे चुनाव। लेकिन तुम्हारे ऊपर नोबेल पुरस्कार विजेता का ठप्पा लग गया है, तो मरते दम तक तुम वही रहोगे। उन्होंने कहा, ये बात तो ठीक है, खिलाड़ी रिटायर हो जाएंगे, अभिनेता रिटायर हो जाएंगे, लेकिन हम लोग रिटायर नहीं होते, उनको मैंने कहा। लेकिन वो नाराज हो गए। फिर मैंने एक और दूसरी अपनी बहन
मुझसे उम्र में बहुत छोटी हैं। उनका बेटा और बेटी अमेरिका में पढ़ते हैं, लेकिन वो अभी 3 महीने 2.5 महीने हमारे जो आश्रम है विराटनगर सायपुरा के पास बाल आश्रम, वहाँ रह के गए, क्योंकि वो मुझे बड़ा भाई मानती हैं। उन्होंने कहा कि अगर बच्चों को कहीं इंसानियत सिखानी है हमें तो सुमेधा जी और कैलाश जी के पास भेजें, तो हमारे पास रहे वो। तो उसको मैंने कहा अपनी बहन को, वो दूसरे धर्म की थी, वो इस्लाम धर्म को मानने वाली थी। तो मैंने फोन करके कहा तो वो इतनी भावुक हो गई कि वो पहले ही रोने लगी। माय डियर ब्रदर, ये क्या हो रहा है दुनिया में? मैंने कहा बहुत बुरा हो रहा है, क्योंकि जब तक मैंने उससे बात किया तब तक एक अस्पताल के ऊपर ड्रोन से हमले हो गए थे और उस अस्पताल में 40 बच्चे, औरतें, कुछ औरतें, आप कृपा करके अगर फोन करेंगे तो नीचे चले जाइए। आप कितने ही वरिष्ठ व्यक्ति हों, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप फोन करें मेरे सामने। मैं कई बार केंद्रीय मंत्रियों को भी ऐसे ही कह देता हूं और मुख्यमंत्रियों को भी कर देता हूं। हाँ, अर्जेंसी के लिए तो आप जरूर जा भी सकते हैं, जैसे हमारे वो मंत्री चले गए, लेकिन डिस्टर्ब होता है। फिर जो गंभीर बात है दुनिया की चुनौतियों के सामने, उसके लिए दिल चाहिए, दिमाग नहीं चाहिए। माफ कीजिएगा मुझे। नहीं, आप बिल्कुल सही है। तो जब मैंने उन बहन को कहा तो वो रोने लगी, बोली कि तुमको आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि आज सवेरे सवेरे इतनी बड़ी घटना हुई है। कल एक छोटी घटना हुई थी जहां पर गर्भिणी महिलाओं के भीतर से जो भ्रूण है वो बाहर निकल के आया। मैंने कहा मेरी बहन, ये बच्चे मेरे बच्चे हैं, तुम्हारे भी बच्चे हैं। जो बच्चे हमास की कैद में हैं वो बच्चे भी मेरे और तुम्हारे बच्चे हैं। हमको इस दिल दिमाग से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया को हम इस जगह पर ले जा रहे हैं जहां से वापस आना मुश्किल हो जाएगा, शायद असंभव हो जाए। यूं तो फलस्तीन और इजराइल का युद्ध पहले से चलता आ रहा था, लेकिन अभी जो भू राजनीतिक, भौगोलिक, आर्थिक समीकरण है दुनिया के, जिसके बारे में हम विस्तार से व्याख्या नहीं करेंगे यहां, लेकिन उनके चलते बहुत मुश्किल था कि ये वापसी हो जाए। तो वो नाराज हो गई, मेरे से रोने लगी, नाराज हो गई कि तुम क्यों बात कर रहे हो दूसरे उसके इजराइल के बच्चों की, तुम तो केवल तुम सोचो कि ये बच्चे मारे जा रहे हैं। मैंने कहा कि ठीक है, हम एक चिट्ठी लिखते हैं और उस चिट्ठी को हम भेजते हैं आप सबको, एक नोट। तो मैंने रात को बैठ के अपने मित्रों से चर्चा की। मैं आपको बताऊं कि भारत के मैंने हिंदू नेताओं से बात की जिनकी आप लोग पूजा करते होंगे, मैंने मुसलमान नेताओं से चर्चा की जिसकी आप पूजा करते होंगे, मैंने ईसाइयों से बात की। मैंने कहा कि भारत वो धरती है जहां से मानवता और शांति की आवाज उठनी चाहिए, और हम कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन ये इजरायली बच्चे हमारे बच्चे हैं, ये यूक्रेनियन बच्चे हमारे बच्चे हैं, ये रशियन बच्चे हमारे बच्चे हैं, ये पैलेस्टीन के बच्चे हमारे बच्चे हैं। कम से कम एक जगह शांति की सभा ही कर लें। लेकिन किसी ने कहा बहुत अच्छा आइडिया है कैलाश जी, आप तो आगे बढ़ के, आप तो नोबेल लॉरिएट हैं भारत में एकमात्र, ये तो बहुत बड़ी बात है, करते हैं। अंत में धीरे धीरे करके लोगों ने कहा इस समय पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है दुनिया की, देश की भी, तो हम इसमें आगे नहीं बढ़ते, कोई आगे नहीं बढ़ा। तो मैंने रात को एक चिट्ठी लिखी, एक जनरल नोट लिखा, ऑल इजरायली चिल्ड्रन आर आवर चिल्ड्रन, ऑल पैलेस्टीनियन चिल्ड्रन आर आवर चिल्ड्रन। ये बच्चे हमारे, बच्चे दुनिया में युद्धों के लिए कभी जिम्मेवार नहीं थे। संसार के इतिहास में कभी किसी बच्चे ने युद्ध नहीं किया, लेकिन युद्धों का सबसे बड़ा खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। ये लिखा मैंने उसमें। मैंने कहा कि हम जो बच्चों के मां बाप हैं, एक बार बाप की तरह सोचो भाई, मां की तरह सोचो, उन बच्चों के बहन या भाई की तरह, दादा या दादी की तरह सोचो, जो जन्म लेने से पहले ही गाजा पट्टी में अस्पतालों के अंदर भ्रूण के रूप में मरे हुए निकलते हैं।
अगर मैं उसका दादा हूं, मैं दादी हूं, मैं क्या सोचूंगा? अगर हम तब भी अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतुषाम उदार चरिताणाम तु वसुधैव कुटुंबकम का नारा रटते हैं तो हम पाखंडी हैं, छद में हम झूठे हैं। ये नैतिकता अगर भारत की धरती से नहीं निकलेगी तो कहां से निकलेगी? मैं आपको बताऊं, 10 दिन के अंदर 103 नोबेल लॉरिएट्स जो अलग अलग डिसिप्लिन्स के थे, अलग अलग विषयों के थे, उन्होंने न केवल मुझे दस्तखत करके दिए कि कैलाश तुम्हारी आवाज में हम साथ हैं, बल्कि हम वही करेंगे जो तुम कह रहे हो इस मामले में। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 100 से अधिक नोबेल लॉरिएट, जिसका आप नाम लो, जिन चीजों को आप देख रहे हो आज, डीएनए, ये वो अटरम गटरम, उनके जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब के जो अन्वेषण करता थे हैं अभी दुनिया में कई उनमें से जिंदा। आपकी तमाम मुश्किल से मुश्किल बीमारियों के लिए जिन्होंने कई तरह के सेल्स में अपने ये किए हैं, अनुसंधान किए हैं, वो सब उसमें शामिल थे। साहित्य के, विज्ञान के, सबके लिख दिया। मैंने उस पर एक कवरिंग लेटर लगाया और लेटर लगा के दुनिया के हर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजा, रानी को भिजवा दिया कि हमारे दुनिया के 100 से अधिक नोबेल पुरस्कार विजेता ये कह रहे हैं। अब बहुत जगह से खनखनाहट हुई। हमने ये नहीं कहा कि भाई इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में हम कुछ भूमिका निभाना चाहते हैं, वो हमारे बस की बात नहीं थी। सच्ची बात है, मैं तो ये झूठ क्यों बोलूँगा? जो मेरे बस में है वही मैं कर पाऊँगा। और कोई झूठ बोले कि मैं शांति स्थापित कर दूंगी, मैं ये कर दूंगा, दुनिया बदल दूंगा, ये कर दूंगा, अपने अपने तरीके से जो बन सकता है वो कर सकते हैं। जो हम चाहते थे वो ये चाहते थे कि कम से कम बच्चों की हत्या, बच्चों के ऊपर बमबारी, बच्चों को गोलियों से भूनना, बच्चों को, छोटी छोटी बेटियों को पैरों तले कुचल देना या टैंकों के नीचे कुचल देना, ये कोई भी सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर एक भी दुनिया में बच्चा इस तरह किसी सेना के पैरों के बूटों तले कुचला जाता है तो हम में से कोई भी अपने आप को सभ्य नहीं कह सकता, ये दुनिया अपने आप को सभ्य नहीं कह सकती। व्हाइट हाउस से तुरंत हमारी एक नोबेल लॉरिएट मित्र हैं, उनके पास खबर आई अमेरिका में कि ये कैलाश सत्यार्थी और आप लोग क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा कि हम पॉलिटिशियन नहीं हैं, हम चाह रहे हैं कि बच्चों को, जो बच्चे वहां फंसे हुए हैं, उनको दवाइयां मिलें। दवाई रोक दी गई थी, वहां बच्चे भूखों मर रहे थे, गाजा के अंदर दवाई नहीं पहुंच रही थी, खाना नहीं पहुंच रहा था, पीने का पानी नहीं पहुंच रहा था। हमारी ही इस धरती पर, जिसको हम कहते हैं कि ये धरती हमारी माँ है, केवल भारत ही हमारी माँ नहीं है, भारत हमारी मातृभूमि है, लेकिन ये सारी धरती हमारी है। हमारे यहाँ वेद में कहा कि माता पृथ्वी पुत्रो हम, क्यों जी? तो हमारे यहाँ कहा कि पूरी धरती हमारी माँ है, हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं। तो वहां पर ये हो रहा है और हम यहाँ पर रसगुल्ले खा रहे हैं, हवाई जहाज में बैठे हुए घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ भाषण दे रहे हैं, जय जयकार करा रहे हैं, मालाएं पहन रहे हैं। आप क्यों कल मुझसे पूछ रहे थे कि मैं माला क्यों नहीं पहनता? मैं अपने आप को तब तक माला पहनने का हकदार नहीं मानता जब तक कि दुनिया में हर एक बच्चे को शांति से, अधिकार से जीने का मौका ना मिले। मैं कभी गले में माला नहीं पहनता। मैंने जीवन